नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ज्ञान चित्रा हरियाणा के अंदर। तो चलिए 16 अप्रैल 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 14 अप्रैल की जयंती या कुछ और दिवस हैं उनके बारे में। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की याद में उनकी जयंती मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू के अंदर हुआ था और 14 अप्रैल के दिन को भीम जयंती या इक्वलिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे भी मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 15 अप्रैल के दिवस की। तो 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। और 16 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। यह दिन मानव आवाज़ के महत्व को जानने, आवाज़ से जुड़ी समस्याओं पर जागरूकता फैलाने और स्वस्थ संचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अब हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच में एक समझौता हुआ है और समझौता किसको लेकर हुआ है? ऑटो अपील सिस्टम को लेकर। हरियाणा के अंदर ऑटो अपील सिस्टम पहले से ही लागू है और अब हरियाणा की सहायता से चंडीगढ़ प्रशासन भी ऑटो अपील सिस्टम को अपनाएगा। ऑटो अपील सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यदि किसी नागरिक को तय समय सीमा में सेवा नहीं मिलती है तो उसे अलग से दोबारा अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटो अपील सिस्टम उस मामले को ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऊपर लेवल का जो अधिकारी हैं उन तक भेज देगा। इससे जो सेवा की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो तेज़ होगा और अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। और ख़ास बात यह है कि हरियाणा सरकार कह लीजिए या हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन जो है वो इस ऑटो अपील सिस्टम को चंडीगढ़ प्रशासन को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। अब हरियाणा के अंदर ऑटो अपील सिस्टम कब शुरू हुआ था? तो 1 सितंबर 2021 को उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि सरकारी सेवाएं जो कि खासतौर से सेवा का अधिकार के अंदर आती हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को तय करना, उसको सुनिश्चित करना ताकि नागरिकों के जो काम है वो टाइम पर हो पाए। अब इसमें क्या होता है कि अगर सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अगर कोई सेवा है, जैसे बिजली की सेवा है, पानी की सेवा है, तो इस तरीके के तहत अगर कोई काम निर्धारित समय में नहीं होता है तो यह सिस्टम अपने आप उस अपील को उच्च अधिकारी के पास भेज देता है, यानी अपीलेट अथॉरिटी के पास भेज देता है। और हरियाणा इस प्रकार की पहल करने वाला देश का पहला राज्य है। यह सिस्टम जो है ऑटो अपील सिस्टम, यह हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के तहत काम करता है। ये इसमें वन लाइनर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पिछली चीज़ों को उनका समराइज है ये, इसको आप देख सकते हो। अब एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। पहला है हरियाणा में ऑटो अपील सिस्टम कब शुरू किया गया था? तो 1 सितंबर 2021 को इसको हरियाणा के अंदर शुरू किया गया था। अगला है ऑटो अपील सिस्टम का उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया था। AAS यानी ऑटो अपील सिस्टम किस अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं से संबंधित है? तो सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जो इसके अंदर सेवाएं आती हैं उनसे संबंधित है ये। यदि कोई सरकारी सेवा समय पर पूरी नहीं होती तो AAS क्या करता है? तो AAS क्या करता है, उसको स्वचालित यानी ऑटोमेटिकली फॉर्म में उसको अपील भेज देता है ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं उनके पास। AAS अपील किसके पास भेजता है? तो AAS जो है वो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील को भेज देता है। AAS शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसने AAS को यानी ऑटो अपील सिस्टम जैसी एक यूनिक व्यवस्था को शुरू किया है। ऑटो अपील सिस्टम किस आयोग के अंतर्गत काम करता है? तो ऑटो अपील सिस्टम जो है वो हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अंतर्गत काम करता है। AAS का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाना और अधिकारियों में उनके प्रति जवाबदेही को तय करना। AAS का फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर कह लीजिए या ऑटो अपील सिस्टम कह लीजिए। AAS किस राज्य सरकार की एक डिजिटल पहल है? तो ये हरियाणा सरकार की एक डिजिटल पहल है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की। तो यह कब बना? 31 जुलाई 2014 को एक सरकार के द्वारा अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके इसका गठन किया गया और फिर उसके बाद में अधिनियम लाया गया, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014, जिसको बोलते हैं HRTS एक्ट 2014 यानी हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट। HRTS की फुल फॉर्म होगी हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। अब ये जो 2014 का हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम है, इसकी धारा है 12(1) और 12(2). इन धाराओं के तहत
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को गठित किया गया और ये एक सांविधिक निकाय है यानी स्टेचुरी बॉडी है। ये आपको ध्यान में रखना है किस टाइप की संस्था है ये एक सामुदायिक निकाय यानी स्टेचुरी बॉडी है। इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाएं जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता उनके अंदर हो और समयबद्ध यानी टाइम बाउंड हो, एक टाइम के बाद एक टाइम तक उनको पूरा किया जाए। और इस आयोग की जो संरचना कैसी है, क्या स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर एक मुख्य आयुक्त होता है यानी चीफ कमिश्नर जिसको बोलते हैं, और मैक्सिमम यानी अधिकतम 4 आयुक्त इसके अंदर हो सकते हैं कमिश्नर। एक मुख्य आयुक्त तो इसके अंदर पक्का होगा ही होगा और मैक्सिमम 4 कमिश्नर इसके अंदर हो सकते हैं। ये 1 लाइनर मैंने लिखा है, ये आप देख लेना 0.6 इसके अंदर। अब एमसीक्यू कर लेते हैं इस टॉपिक के। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग यानी HRTSC का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 31 जुलाई 2014 को किया गया था और किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? अधिनियम का नाम था हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत। और हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक सांविधिक निकाय यानी स्टेचुरी बॉडी है। HRTSC का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना यानी टाइम से उनको एक टाइम बाउंड के साथ सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना। HRTSC आयोग की संरचना में कितने मुख्य आयुक्त होते हैं? तो इसके अंदर एक मुख्य आयुक्त होता है और अधिकतम कितने आयुक्त हो सकते हैं HRTSC के अंदर? तो अधिकतम 4 आयुक्त इसके अंदर हो सकते हैं। अगला है HRTSC में कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं मुख्य आयुक्त के सहित? तो वो आ जाएगा 5। एक आपका मुख्य आयुक्त और 4 मैक्सिमम आयुक्त। HRTSC का गठन हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया? तो वो आपकी धारा 12(1) और 12। अब बात कर लेते हैं बैसाखी महोत्सव 2026 की। तो इस बार का जो बैसाखी महोत्सव है वो स्टेट लेवल पे कह लीजिए, प्रदेश लेवल पे पहली बार इस तरीके का आयोजन हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? कुरुक्षेत्र का जो मेला ग्राउंड है वहाँ पे हो रहा है। प्रदेश स्तरीय बैसाखी महोत्सव पहली बार हो रहा है, ठीक बात है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया है और 2 दिन का ये महोत्सव है, 13 और 14 अप्रैल का। ये बस 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है अब एमसीक्यू इसके कर लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार प्रदेश स्तरीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र में। और अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के अंदर भी कहाँ किया गया, किस स्थान पर किया गया? कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड के अंदर किया गया। प्रदेश स्तरीय बैसाखी महोत्सव कितने दिन चला? तो ये 2 दिन चला। कब कब? अगला क्वेश्चन यही है किन तारीखों को आयोजित किया गया बैसाखी महोत्सव को? 13 और 14 अप्रैल को इसको आयोजित किया गया। अब है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमेरिका और जापान के प्रतिनिधिमंडल जो है उससे मुलाकात की है। तो इस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है? सुजुकी जो है कंपनी जो कि जापान की है, और एक कंपनी और है क्लाइडवे जो कि USA की कंपनी है, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। और मुलाकात किसको लेकर हुई है? गुरुग्राम को देश भर में एक मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए। और किस तरीके से मॉडल सिटी? अर्बन मोबिलिटी को मजबूत करने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। इस ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर तैयार करने के तहत पोर्ट टैक्सी योजना को गुरुग्राम के अंदर लागू करने के लिए 2-3 जो रूट हैं उन पर भी विचार किया गया। पोर्ट टैक्सी क्या होती है? ये जैसे आप फोटो के अंदर आप देख सकते हो, एलिवेटेड जो ट्रैक है यानी ऊंचे जो ट्रैक हैं उनके ऊपर इस टाइप की जो टैक्सी है वो चलेगी। और ये टैक्सी क्या है? ड्राइवरलेस टैक्सी आप इनको बोलते हैं। इनसे क्या होगा, जब ये ऊंचे जो ट्रैक है पुल के ऊपर जब ये चलेगी तो इससे ट्रैफिक कम होगा और आपकी यात्रा तेज होगी। तो 2-3 रूट हैं गुरुग्राम के अंदर, उन रूट पे पोर्ट टैक्सी को संचालित करने के लिए इन प्रतिनिधिमंडल ने नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। अगला है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यानी UN के हेडक्वार्टर्स में भारत का जो स्थायी मिशन है, परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इस कार्यक्रम के अंदर हरियाणा के IAS अधिकारी हैं और ACS भी हैं, कौन? डॉक्टर राजा शेखर वुंड्रू। उन्होंने पहली बार अमेरिका में हरियाणा और भारत का नेतृत्व किया है। मतलब पहली बार वहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है UN हेडक्वार्टर्स के अंदर। और हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर राजा शेखर वुंड्रू ने। अब उन्होंने ये कहा, खास तौर पे इस बात पे दबाव देकर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 बात करता है बहुपक्षवाद की। बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म।
यानी जब कई देश मिलजुल कर फैसले लेते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं तो उसी को बोलते हैं बहुपक्षवाद। तो इस अनुच्छेद के तहत भारत क्या है, एक महत्वपूर्ण राज्य कर्तव्य के रूप में शामिल हुआ। इसी आप बोल सकते हो अनुच्छेद 51 के माध्यम से ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक कानूनों का सम्मान और दूसरों देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की जो प्रतिबद्धता है वो दिखाई है। ये सब कुछ अनुच्छेद 51 के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के 21 वरिष्ठ IAS अधिकारी ने पहली बार भारत व हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजाशेखर वुंडरू ने। अगला है UN मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राजाशेखर वुंडरू ने डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लेख किया? तो उन्होंने अनुच्छेद 51 का उल्लेख किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत के किस सिद्धांत की ओर प्रेरित करता है? तो इसका आ जाएगा बहुपक्षवाद की ओर। यानी बहुपक्षवाद का मतलब होता है जब कई देश मिलकर किसी समस्या का समाधान करते हैं, जब साथ मिलकर सहयोग का काम करते हैं, उसी को बहुपक्षवाद बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं 2026 की जो जनगणना है उसकी। तो अभी क्या है, सब गणना जो है उसकी प्रक्रिया हरियाणा के अंदर 16 से 30 अप्रैल तक चलेगी। यानी आप खुद, उनकी वेबसाइट है, पोर्टल है se.census.gov.in, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग खुद अपना डेटा, ताकि जनसंख्या जो जनगणना का काम है वो आसानी से किया जा सके, उसमें टाइम की बचत हो। आप इस पोर्टल पर जाके लगभग 10-15 मिनट के अंदर अपना डेटा भर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा ना, एक तो टाइम बचेगा और गवर्नमेंट के पास जो जानकारी आएगी वो बिल्कुल सटीक जानकारी आपकी आएगी। अब जरूरी नहीं है कि आप मतलब स्वगणना के माध्यम से ही इसमें आप पार्टिसिपेट करें। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो आपके पास डोर टू डोर आके भी उनके द्वारा जनगणना की जाएगी। तो जनगणना का जो पहला जो स्टेज है वो 1 मई से 30 मई तक होगा, जिसके अंदर पहले स्टेज में क्या होगा, मकानों की गणना और मकान से जुड़ी जानकारी एकत्रित की जाएगी। ठीक है। और जो दूसरे स्टेज होगी वो फरवरी 2027 के अंदर होगी जनगणना की, जिसके अंदर लोगों से जाति संबंधी जानकारी ली जाएगी। अब क्या हो रहा है, आज़ादी के बाद पहली बार जाति का डेटा जुटाया जाएगा। पहली बार ऐसा कब हुआ था? 1931 के अंदर हुआ था, जब जनगणना में जाति का जो डेटा था वो जुटाया गया था। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बार कब हुआ था? 1931 के अंदर हुआ था। हरियाणा में स्वगणना की प्रक्रिया किस अवधि में चलेगी? तो ये 16 से 30 अप्रैल तक चलेगी। जनगणना का पहला जो राउंड है वो कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा आपका 1 मई से 30 मई तक। जनगणना के पहले राउंड में किसकी गणना की जाएगी? तो उसमें मकानों की गणना की जाएगी और मकान से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। स्वगणना के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो आ जाएगा se.census.gov.in। अगला है जनगणना का दूसरा राउंड कब शुरू होगा? वो फरवरी 2027 के अंदर शुरू होगा। जनगणना के दूसरे राउंड में कौन सी जानकारी ली जाएगी? तो उसमें जाति संबंधी जानकारी आपकी ली जाएगी। आज़ादी के बाद पहली बार किस प्रकार का डेटा जनगणना में जुटाया जाएगा? तो जाति का जो डेटा है वो पहली बार जुटाया जाएगा आज़ादी के बाद। भारत में जाति का डेटा इससे पहले किस वर्ष में जुटाया गया था? तो वर्ष 1931 के अंदर जाति का डेटा जुटाया गया था। अब बात कर लेते हैं BBMS यानी भाखड़ा ब्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसकी। देखिए 1960 के अंदर सिंधु जल संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसके तहत 3 नदियां हैं, सतलुज, व्यास और रावी। इन तीनों नदियों के जल का पूरा अधिकार भारत को मिला था। अब जब पंजाब पुनर्गठन हुआ, वो एक्ट था 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना, तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा है 79 यानी 79, उसके तहत भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया था। किस धारा के तहत? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79 के तहत। और भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड उस टाइम बना और जिसने मतलब काम करना कब स्टार्ट किया? 1 अक्टूबर 1967 से। उसके साथ साथ क्या हो रहा था, ब्यास परियोजना भी उस पर काम हो रहा था, ब्यास परियोजना पे। और ब्यास परियोजना जब पूरी हुई तो धारा 80 के अनुसार ब्यास निर्माण बोर्ड को भी इसमें शामिल कर लिया गया और 15 मई 1976 से भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का नाम बदलकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड कर दिया गया, यानी BBMB। आज BBMB जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पानी और बिजली उपलब्ध करवाता है। इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला दिया है कि BBMB जो बोर्ड है उसके अंदर मोनोपोली नहीं होगी हरियाणा और पंजाब की। जो नियुक्तियां होगी वो उनके अंदर हरियाणा पंजाब की मोनोपोली नहीं हो पाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1960 के अंदर हुई थी। सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को 3 पूर्वी नदियों का अधिकार मिला। तो सतलुज, व्यास और रावी, 3 का अधिकार भारत को मिला।
भाखड़ा और ब्यास परियोजना किसके संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू हुई थी? तो पंजाब और राजस्थान के संयुक्त उद्यम के तौर पर यह शुरू हुई थी। भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का गठन हुआ था। भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के तहत हुआ? धारा 79 यानी 79 के तहत हुआ। भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड कब से कार्यरत हुआ? तो 1 अक्टूबर 1967 से इसने काम करना शुरू किया। ब्यास निर्माण बोर्ड यानी बीसीबी को बीबीएमबी में किस धारा के अनुसार शामिल किया गया? तो उसमें धारा 80 के तहत क्या है, ब्यास निर्माण बोर्ड को बीबीएमबी में शामिल किया गया। और भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का जो नाम है वो बदलकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड कब किया गया? तो 15 मई 1976 को इसका नाम बदलकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड कर दिया गया। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और इस क्लास के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है ज्ञान चित्रा हरियाणा, वहाँ पे आप विजिट करके इस क्लास के नोट्स ले सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं नोट्स का लिंक डाल दूँगा। धन्यवाद।